इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन है दोस्तों। इतिहास पाठ में आज हम पढ़ेंगे यूनानी आक्रमण सिकंदर के विशेष संदर्भ में। मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास। पुस्तक को लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडे ने। प्रोफेसर पांडे लिखते हैं, पारसिक आक्रमण के पश्चात भारतवर्ष को यूनानी आक्रमण का सामना करना पड़ा। इस यूनानी आक्रमण का नेता सिकंदर महान था। मित्रों, यहाँ मेरी आपत्ति है। अंग्रेज हमें बता गए कि भारत का इतिहास पढ़ते समय यहाँ के बच्चे किन किन शासकों को महान मानेंगे, किन किन आक्रांताओं को महान मानेंगे। यदि हम सिकंदर का पुनर्मूल्यांकन करें और यदि खास तौर से यह पुनर्मूल्यांकन उसके भारत अभियान के संदर्भ में करें तो सिकंदर कहीं से भी महान दिखाई नहीं देता। इसलिए जहां जहां सिकंदर के लिए महान शब्द काम में लिया जाएगा वहां वहां मैं इस शब्द को छोड़ दूंगा। पारसिक आक्रमण के पश्चात भारतवर्ष को यूनानी आक्रमण का सामना करना पड़ा। इस यूनानी आक्रमण का नेता सिकंदर था। जिस समय सिकंदर ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया उस समय इस देश में मध्य देश और प्राच्य देश में तो विशाल नंद साम्राज्य स्थित था। संभवतः दक्षिणापथ का भी कुछ प्रदेश इस साम्राज्य के अंतर्गत था। संभवतः दक्षिणापथ का भी कुछ प्रदेश इस साम्राज्य के अंतर्गत था, परंतु पश्चिमोत्तर भारतवर्ष की दशा असंतोषजनक थी। पश्चिमी भारतवर्ष अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इनमें से कुछ राज्य गणतंत्रात्मक थे और कुछ राजतंत्रात्मक थे। इन सभी में पारस्परिक द्वेष था, ईर्ष्या थी। अतः विदेशी आक्रमण के समय ये राज्य संयुक्त रूप से नहीं लड़ सके। यही नहीं, कुछ ने तो अपने पड़ोसी राज्य के विरुद्ध सिकंदर को सहायता भी थी। कुछ ने तो अपने पड़ोसी राज्य के विरुद्ध सिकंदर को सहायता भी दी। इस राजनीतिक परिस्थिति ने सिकंदर का कार्य सुगम कर दिया। उसने कुछ ही समय में संपूर्ण पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर प्रदेश में निम्नलिखित प्रमुख राज्य थे। अस्पेसियन, यह जाति अभिसंग, कुनार और बजौर नदियों की घाटियों में थी। विद्वानों ने इस जाति के नाम का समीकरण भारतीय अश्वक नाम से किया है। गुरेयन, यह जाति पंजकौर नदी की घाटी में रहती थी। अस्से केनोज, यह सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र था। कुछ विद्वानों ने इसका समीकरण अश्वक जाति के लोगों के क्षेत्र से किया है, जिसकी राजधानी थी मस्सग। नीसा, यह राज्य काबुल नदी और सिंधु नदी के बीच में स्थित था। प्यूकेलाटिस, इसका समीकरण पुष्करावती के साथ किया गया है, जो पश्चिमी गांधार की राजधानी थी। तक्षशिला, यह राज्य सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित था। यहाँ का राजा था आम्भी। अर्सेकेज, यह उर्षा राज्य था। इसके अंतर्गत आधुनिक हजारा आता था। अभिसार, इसके अंतर्गत कश्मीर का पश्चिमोत्तर भाग
सम्मिलित था। पुरु राज्य यह झेलम और चेनाब नदियों के बीच में स्थित था। यहाँ के राजा को यूनानियों ने पोरस कहा है। मित्रों, एक बात मैं और बता दूं, सिकंदर के भारतीय अभियान के सिलसिले में हमको जो प्रमाण मिले हैं वे प्रमाण अधिकतर यूनानी हैं, और केवल यूनानी प्रमाणों के आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि सिकंदर महान था। अगला है ग्लोग निकाई। इस जाति का राज्य चेनाब नदी के पश्चिम में था। गैंडरिस यह राज्य चेनाब और रावी नदियों के बीच में स्थित था। अड्रेस्टाई यह रावी नदी के पूर्व में था। ये जो नाम देख रहे हैं ना अजीब तरह के, अड्रेस्टाई, ग्लोग निकाई, गैंडिरस, अर्सेकेज, प्यूकेलाटिस, अस्सेकेनोज, गुरेयन, अस्पेसियन, ये नाम यूनान से आए हुए हैं, आपको ध्यान रहे। कठ, कुछ विद्वानों के अनुसार कठ झेलम और चेनाब के बीच में और कुछ के अनुसार रावी और चेनाब नदियों के बीच में स्थित था। सौभूमि राज्य यह झेलम के तट पर स्थित प्रतीत होता है। फेगलस यह रावी और व्यास के बीच में स्थित राज्य था। इसके अलावा नाम मिलता है सिबोई का, जो संभवतः शिवी जाति थी। यह झेलम और चेनाब के बीच में स्थित था। इनका राज्य शिवी जाति के लोगों का राज्य। क्षुद्रक यह झेलम और चेनाब के संगम के नीचे की भूमि में रहने वाले लोगों के लिए कहा गया है। मालव इस जाति के लिए कहा गया है, इस जाति के राज्य के लिए, कि यह रावी के निचले भाग के दाहिनी ओर था। अम्बष्ठ यह मालवों की पड़ोसी जाति थी। जैथ्राई इसका समीकरण क्षत्रिय से किया गया है। यह चेनाब और रावी के बीच में स्थित राज्य था या जाति थी। ऑस्सेडियाई इसका समीकरण वसाति से हुआ है। यह चेनाब और सिंधु नदियों के बीच में स्थित थी। मौसिकेनोज यह मूशिक जाति थी जो आधुनिक सिंध में बसी थी। पैटलीन यह नगर सिंध नदी के डेल्टा पर स्थित था। इन राज्यों में अधिकांश गणराज्य थे। राजतंत्रात्मक राज्यों में तक्षशिला, अभिसार और पुरु राज्य प्रमुख थे। अधिकांश राज्यों में पारस्परिक कटुता थी। कर्टियस के लेख से प्रकट होता है कि तक्षशिला और पुरु में अत्यधिक द्वेष था। अभिसार नरेश पुरु का मित्र था, अतः तक्षशिला के राजा आंभी से उसकी शत्रुता थी। एरियन के कथन से प्रकट होता है कि पुरु और उसके भतीजे में भी अनबन थी। पुरु का भतीजा पुरु का पड़ोसी था। ये राजतंत्रात्मक राज्य गणतंत्रात्मक राज्यों के भी शत्रु थे। जैसे पुरु और अभिसार नरेशों ने क्षुद्रक और मालव राज्यों से भी शत्रुता कर रखी थी। उधर शाम्ब जाति और मूशिक जाति में वैमनस्य था। ऐसी परिस्थिति में सिकंदर का कार्य बड़ा सरल हो गया था। मित्रों, यह जो विवरण अभी हमने सुना, इससे एक धारणा बनती है कि भारत के राज्यों में आपसी संघर्ष था। विदेशी लेखकों ने इस बात को बार बार रेखांकित किया है कि भारत के लोग तो आपस में लड़ते ही रहते थे। लेकिन हम भारत के भूगोल को देखें, तत्कालीन राजनीतिक वातावरण को देखें और इस देश की विशालता को देखें, तो विभिन्न राज्यों में परस्पर संघर्ष होना कोई अचंभे की बात नहीं है। अंग्रेज तो हमें यह सिखा गए कि भारत वाले तो आपस में लड़ते ही रहते थे
और यूरोप में तो जैसे आपसी संघर्ष शासकों में होता ही नहीं था। यदि हम भौगोलिक दृष्टि से तुलना करें, यदि हम यूरोप और भारत के क्षेत्र की तुलना करें, तो हम पाएंगे कि वहाँ भी राज्यों के बीच में आपसी संघर्ष होना एक सामान्य बात थी। आगे कहते हैं प्रोफेसर पांडे, कहा जाता है कि सिकंदर ने भारतीय विजय की अभिलाषा अपने पिता फिलिप से पैतृक संपत्ति के रूप में हासिल की थी। यद्यपि उस तथ्य की ऐतिहासिकता की पूर्ण रूपेण पुष्टि नहीं होती। महत्वाकांक्षी सिकंदर ने बैक्ट्रिया की विजय के पश्चात ईसा पूर्व 327 के वसंत काल में हिंदू कुश को पार कर कोही दामन की शस्य श्यामला घाटी में प्रवेश किया। बैक्ट्रिया के आक्रमण के पूर्व ही यहाँ पर सिकंदर ने अलेक्जेंड्रिया नाम के नगर की स्थापना की थी। सैनिक दृष्टिकोण से अभीष्ट विजय की प्राप्ति में इस स्थान का अपना योगदान था। यहाँ पर अपनी स्थिति दृढ़ करने के पश्चात सिकंदर ने आधुनिक जलालाबाद के पश्चिम में स्थित निकाई नामक नगर की ओर प्रस्थान किया। सिकंदर द्वारा यहाँ पर सेना का विभाजन किया गया। पर्डिकस को पर्याप्त सैन्य बल के साथ काबुल नदी की घाटी के द्वारा सिंध नदी तक सीधे पहुंचने का आदेश मिला। पर्डिकस को कहा गया कि वह पर्याप्त सैन्य बल लेकर काबुल नदी की घाटी की तरफ से सिंध नदी की ओर पहुंचे। मार्ग में हस्ती को छोड़कर प्रायः समस्त कबीलों के प्रधानों ने आत्मसमर्पण कर दिया और पर्डिकस को इस कार्य में तक्षशिला नरेश आंभी से भी पर्याप्त सहायता मिली थी। जब सिकंदर निकाई में था, उसी समय तक्षशिला नरेश आंभी ने हाथियों सहित अनेक बहुमूल्य उपहार नतमस्तक होकर सिकंदर की सेवा में अर्पित किए थे और बिना किसी संकोच के उसकी अधीनता स्वीकार की थी। भारतीय लिखित इतिहास में यह प्रथम भारतीय देशद्रोही है जिसने अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए देश के साथ प्रवंचना की। सिकंदर ने भारत का प्रवेश द्वार खुला पाया। मित्रों, मैं कह चुका हूँ कि यह सारा विवरण यूनानी साक्ष्यों के आधार पर है और विभिन्न राजाओं के लिए हमने हमारी धारणा उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर बनाई है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। अवशिष्ट सैन्य बल के साथ सिकंदर ने अपने साहस का परिचय देते हुए पर्वतीय दुर्गम पथ का अनुसरण किया। इस प्रकार की गति कष्ट साध्य अवश्य थी, किंतु गमनागमन का प्रमुख मार्ग सुतरां सुरक्षित था। एरियन से ज्ञात होता है कि इन पर्वतीय प्रदेशों में एस्पेसियन, गोराइयन तथा अस्सकेनी रहते थे। कदाचित एस्पेसियन और अस्सकेनी एक ही शब्द अश्मक के रूपांतर हैं। यह अश्मक वराह मिहिर में भी हम पाते हैं। कतिपय विद्वान अश्मक के स्थान पर अश्वक मूल रूप बताते हैं। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि यूनानियों ने इस शब्द का अनुवाद हिप्पसियाई से किया है। गोराइयन लोगों के विषय में कुछ निश्चित ज्ञात नहीं है, किंतु प्रतीत होता है कि उनका नाम गौरी नदी पंचकोर पर पड़ा हो और वे अश्मक अथवा अश्वक लोगों से संबंधित हो गए हों। यूनानी पुस्तकों में गौरी नदी गोरेमोस शब्द से अभिहित है। तो मित्रों, यह जो चर्चा हम कर रहे हैं कि भारत पर यूनानियों का आक्रमण
और वह सिकंदर के विशेष संदर्भ में। यह इस चर्चा का पहला खंड था, पहला भाग था या पहला हिस्सा था। दूसरे भाग की चर्चा करने के लिए हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने इस साथी को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।